जिंदगी के वो दिन देखे हैं जिसको मैं याद भी नहीं करना चाहता। लगातार एक दबाव बनाया गया बच्चों के लिए कि बच्चे को नहीं होंगे, इतना टाइम हो गया बच्चे को नहीं होंगे। पापा ने दोबारा शादी कर ली परिवार के दबाव में। सारी जो जमीन है, जायदाद है, जो पैसा वो मम्मी लेके चली गई, यानी जो दूसरी मौसी है, तो वो कभी बेटी ही नहीं बना पाई। मैं शादी नहीं करना चाहती मेरी जिंदगी में। सपना तो आईपीएस का था। छोटी ही उम्र में मेरी शादी होगी। कई लोगों ने यह कहा कि या कि रह जाएगी। फिर मौके आए मेरे जमीर को खरीदने के। बहुत बार करोड़ों की कीमत लगी, कोई मारने तक की कोशिश करी। मेरा एक्सीडेंट भी करवा दिया गया था एक बार। यहां तक धमकी दे दी थी कि भी या तो आप रुक जाओ, नहीं तो आपका बेटा फलाना जिम में जावा है, फलाना ये करा, दिखड़ा करा, नू कर देंगे, नू कर देंगे। यदि कल ने मेरी जिंदगी को कोई भी खतरा होता है तो आप इसके पहले जिम्मेवार होगे। राम राम, मैं डॉक्टर सिक्किम नैन शोकन। कई लोगों को कई बार पूछते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे आए, या बहुत से सवाल हैं लोगों के। तो आज मैंने सोचा कि मेरी जीवन या मेरी जो जिंदगी है उससे लोगों को रूबरू कराऊं। मेरा जन्म सिक्किम का है। मेरे पापा आर्मी में थे और जो मेरे चाचे ताऊ थे वो भी आर्मी में थे। एक मैं संपन्न परिवार से यानी मध्य वर्ग परिवार से थी और उसी के एवज में मेरा नाम सिक्किम रखा था। मेरे फादर साहब की एक विचारधारा थी कि मैं एक ऐसा यूनिक नाम दूं कि दुनिया मेरी बेटे पे नाज करे। उसका एक कारण और था, मेरे मम्मी पापा के काफी टाइम के बाद मैंने जन्म लिया था। मतलब ये कहते हैं ना कई बार कि बच्चा लंबे टाइम के बाद यदि जिंदगी अपने समाज के अंदर जन्म लेता है तो माँ बाप का उसके प्रति थोड़ा रुझान ज्यादा होता है। तो लंबे टाइम के बाद बड़ी मेहनतों और ये कहते हैं कि बड़े संघर्षों के बाद मेरा जन्म हुआ था। तो मेरा नाम सिक्किम रख दिया। और मेरा बचपन ये लाओ कि मैंने मेरी माँ का तो नहीं देखा लगभग, क्योंकि मैं छोटी ही थी। मेरे से दो भाई और छोटे हैं, अमित और राकेश। और मेरा जो मम्मी थी वो एक्सपायर हो गई थी। जो छोटा भाई राकेश था 6 दिन का। यहाँ तक मेरी जिंदगी थी राजकुमारी जैसी, क्योंकि मम्मी पापा की लाडली थी, पूरा परिवार की लाडली थी। उसके बाद मम्मी जाने के बाद एक नई जिंदगी शुरू हो गई मेरी, क्योंकि 6 दिन का भाई था। और वो जो स्थिति थी मम्मी को खोने की, मैं वहां से एक बड़ी बहन नहीं एक बड़ी माँ बन गई दोनों भाइयों की। ये कह सकते हैं कि यहाँ से मेरा संघर्ष शुरू हो गया था जिंदगी का, जो आज तक मैं कर रही हूँ। पता नहीं ये कभी खत्म होगा नहीं खत्म होगा, इसके बारे में तो मैं भी नहीं मतलब आप लोगों को बता सकती। उसके बाद हुआ कि पापा ने दोबारा शादी कर ली परिवार के दबाव में, क्योंकि पापा पहले आर्मी में थे, रिटायरमेंट हो चुके थे। फिर स्टेट वेयर हाउस में दोबारा से जॉब लग चुकी थी पापा की। पापा ने शादी कर ली, घर में दूसरी मम्मी आ गई, यानी जिसको आप अपनी देसी भाषा में कमा मौसी। रूप वही था, माँ जैसा कभी फील नहीं हुआ। हमारा मतलब ये कह सकते हैं कि जो मेरी बाकी की जिंदगी थी वो कसम कसम की थी। कि एक मौसी के बारे में ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगी, क्योंकि रिश्ते नाजुक होते हैं। आज हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आना जाना नहीं है, वो एक अलग बात है। पर कहीं ना कहीं थी तो हमारे परिवार की सदस्य, पर वो कभी बेटी ही नहीं बना पाई। मेरे जीवन पे ज्यादा कर असर रहा मेरी दादी माँ का। मेरी दादी माँ हमेशा मुझे मतलब ये कह सकते हैं कि मेरे अंदर आत्मविश्वास भरने का काम किया। वो बड़ी बड़ी कहानियां सुनाती थी। उस टाइम ये फोन वगैरह नहीं होते थे, लैंडलाइन होता था। जब भी मेरी, क्योंकि मेरे पापा बाहर रहे हैं ज्यादातर, मैं गाँव में नहीं रही। मैं लोन से, वैसे तो मैं लोन से हूँ, मेरा गाँव प्रॉपर लोन है। और मैं नैन हूँ, यानी जिसको बिनानी कहते हैं। हमारे 52 गाँव है, अब तो 70 के करीब है लगभग। पर गाँव से खास मेरा जुड़ाव नहीं रहा, क्योंकि मैं गाँव में रही नहीं कभी। दमतान साहिब ज्यादातर जीवन मेरा रोहतक या फिर उचाना में ही बीता, क्योंकि मेरे पापा स्टेट वेयर हाउस में थे। मेरी पढ़ाई लिखाई भी ज्यादातर रोहतक या उचाना या दमतान ही हुई। और लगातार कहीं ना कहीं छोटी ही उम्र में मेरी शादी हो गई। मैं 8वीं में जिस टाइम पढ़ रही थी तो शादी कर दी गई। उसका कारण ये था कि घर में जो जिक 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 रोज की समस्याएं थी, या मतलब पारिवारिक ये था कि भाई बेटी बोझ है, इसको जैसे तैसे निपटा दो। या फिर ये भी था कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पापा लगातार मम्मी के जाने के बाद ड्रिंक करने लग गए थे। एक जो शराब टाइप सिस्टम होता है, उनको यही नहीं पता, उसने सिर्फ अपने को शराब तक सीमित कर लिया था, नौकरी शराब।
घर में क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं अधूरी रह गई थी। और मैं शादी नहीं करना चाहती मेरी जिंदगी में। मेरा एक ये था कि मैं जिंदगी में कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वो जो आसपास का एहसास था वो मेरे लिए बड़ा खराब था, भी शादी क्या चीज है। पर मजबूरी ये हुई कि एक वक्त ऐसा आया कि मैंने खुद के लिए ना अपने भाई के लिए सोचना पड़ा। जो छोटा भाई 6 दिन का मेरी मम्मी छोड़ के गुजरी थी। दादी बार बार कहती, बेटी यहाँ से निकल जाए, कहीं कोई बढ़िया परिवार मिल जाएगा तो वहां जाकर तेरी जिंदगी बन जाएगी, पढ़ लेगी लिख लेगी और अपने भाइयों का भी करियर सेट कर देगी। और उसी एवज में मैंने हाँ कर ली और शादी होगी। शादी ये है कि 8वीं के पेपर दिए थे। लोगों ने भी सोचा था कि भाई 8वीं का क्या बच्चा होता है, पर परिस्थितियां खराब थी। सपना तो आईपीएस का था, पर वही बात है कि मजबूरियां पता नहीं इंसान के साथ क्या करवा दी। वहां से उठ के मैं जब दूसरे घर में आई, यानी मेरी शादी हुई गांव सप्पा खेड़ी में, उचाना में, शोकंद परिवार में, जिनके दाड़न के 24 गांव है। और इस परिवार के अंदर सिर्फ एक चीज रखी गई थी कि हमारी गुड़िया को काम नहीं आता, क्योंकि 8वीं का बच्चा को काम, तो आप भी समझदार हो, कितने के घर का काम कर लेगा, खेती बाड़ी कभी ये मन है करी नहीं, क्योंकि मेरे पापा हमेशा सर्विस में रहे और हम बाहर ही रहे, तो खेती से खासा मेरा कोई नाता नहीं रहा। वैसे पारिवारिक भी इतना मतलब उसमें नहीं रहा, क्योंकि मेरा पूरा ही परिवार आर्मी में था, तो सारा एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड परिवार था। हाँ, ये जरूर है कि मेरे अंदर कभी लड़कियों वाली फीलिंग कम थी शुरू से। मुझे पढ़ाई लिखाई का शौक था, किताबें पढ़ने का शौक था, बैडमिंटन मेरा शौक था, डांस मेरा शौक था। इसके अलावा हर चीज में मेरी एक्टिविटी थी। पर पुरुषों की तरह मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, इस तरह के शौक, बंदूक चलाना, ये मेरा बचपन का शौक था। और ये चीजें कहीं ना कहीं परिवार ने, जब तक मैं मेरे घर में रही, तो कभी मेरे को रोकने की कोशिश नहीं की, भाई आप सीखो जो आप सीख सकते हो। बस बात ये थी कि जो घर का कलह था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं शादी के लिए मैंने हाँ कर दी। ये कह सकते हैं कि उस टाइम में बालिग नहीं थी, पर शादी होगी, चलो शादी होगी, अगले परिवार हम आए, तो यहाँ का माहौल और वहां का माहौल दिन रात का फर्क था। क्योंकि यहाँ गाँव का माहौल था, और गाँव को बस मैं छुट्टियों में ही देखती थी, क्योंकि मैं दादी माँ के पास आती थी, तो शहर में रही हुई थी। मुझे गांव का ज्यादा कर मतलब या व्यवहार या सिस्टम कुछ खास पता नहीं था। यहाँ स्ट्रगल शुरू हो गया। फिर देखा कि जमीन जायदाद भी इतनी नहीं है, इनकम के सोर्स भी नहीं है। और 8वीं के बाद फिर हमारी एक शर्त थी मेरे पापा की, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पापा जिंदा थे, भाई हमारी गुड़िया जहां तक पढ़ेगी आपको पढ़ाना पड़ेगा। एक इस परिवार से वादा लिया गया था, जो सप्पा खेड़ी का परिवार है। और ये कह सकती हूँ कि सबने अपना वादा तोड़ा, पर जो हमारे साहब हैं, जिनको हम, जो हमारे साथी हैं, जीवन साथी हैं, कृष्ण कुमार, उन्होंने इस सपने में कभी भी मतलब ये कह सकती हूँ कि अड़ंगा नहीं डाला मेरी जिंदगी में। उन्होंने कहा कि जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, जो आपने करना करो, आपको पूरी आजादी है, बस एक चीज का ध्यान रखना कि कहीं हमारे मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे। और यहाँ आने के बाद भी मैं इस परिवार की बहू थी, पर मैं बैग उठाया करना, पढ़न जाया करती। उस टाइम लोग एक बात कहा करते, सप्पा खेड़ी वाले ने बोले समोसे खाने जावे। फिर यहाँ का स्ट्रगल शुरू हो गया, घर का काम, साथ में पढ़ाई, और साथ में कुछ टाइम के बाद मैंने एडमिशन ले लिया, क्योंकि इनकम भी तो चाहिए ना घर परिवार चलाने के लिए। और यहाँ आके एक हालात और पैदा हो गए कि इसको कैसे यहाँ से भगाया जावे। कई लोगों ने यह कहा कि या कि रह जाएगी। मैंने उधर एक वादा करा था, भाई मैं 2 माँ बाप की जामी हुई हूँ, सप्पा खेड़ी से सारा भी बैठ जाएगा ना, तो भी सिक्कम बाजा को नहीं, क्योंकि मेरे खून में ना तो गद्दारी, ना मैंने गलत कराया। मेरे माँ बाप ने फैसला सही लिया गलत लिया वो उनका काम था, पर वो फैसले को सही साबित करना मेरा काम था, और वो फैसला मैंने सही साबित कराया। क्योंकि एक लेडीज जो बसाना पावे तो जंगल के अंदर मंगल कर दे, और एक उजाड़ना पावे तो बड़े घर में उजाड़ दे। अब ठीक है, दुश्मन मेरे बारे में कुछ भी कहो, पर यदि कहीं कोई बात आवे तो आज नाम लिया जावे सिक्कम का, कि जैसे जीरो से हीरो कैसे बनाया इस सिस्टम को। उसके बाद में लगातार पढ़ी जी, लगातार पढ़ी। पढ़ने के साथ साथ यहाँ मेरी एक मौसी जी है, उनके साथ मेरा अच्छा मतलब माँ जैसा बर्ताव रहा, क्योंकि मेरी मम्मी की वो ताऊ की लड़की थी। उन्होंने कहा कि आपको एडमिशन ले लेना चाहिए डॉक्टरी लाइन में, और प्रैक्टिस और पढ़ाई लिखाई हम आपके सहयोग करेंगे। वो वहीं से पहला कदम था जी मेरी जिंदगी का, जहां से मैंने एजुकेशन भी साथ में रखी, प्रैक्टिस भी साथ में रखी, और अपने आप को गांव में स्थापित किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा भी मैं डिग्रीधारी हूँ
या मैंने रात ने नहीं जाना, दिन में नहीं जाना, जितनी सेवा मेरे पे हो गई। मैंने इस समाज की भी सेवा करी, परिवार को भी स्टैंड कराया। जो छोटा भाई था राकेश, उसको मैं साथ लेकर आई थी, उसको यहाँ पढ़ाया लिखाया, सारे काम करे। पर इसी दौरान मेरी शादी के 1-1.5 साल के बाद मेरे पापा, जो मेरे फादर साहब थे, वो भी गुजर गए। दादी है वो भी गुजर गई। एक चाचा था पहले गुजर रहा था, चाचा का लड़का था जिसको मैं अपने भाई से ज्यादा मानती थी, थोड़ा बहुत सहयोग था, वो भी गुजर गया। मतलब ये कह सकते हैं कि जिंदगी के वो दिन देखे हैं जिसको मैं याद भी नहीं करना चाहती। उसके बाद लगातार एक दबाव बनाया गया बच्चों के लिए कि बच्चे को नहीं होंगे, इतना टाइम हो गया बच्चे को नहीं होंगे। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये खुद बच्ची है, पढ़ रही है, स्ट्रगल कर रही है और अपने घर को बसाने का काम कर रही है, तो बच्चे कोई जरूरी नहीं। आज के टाइम में लड़कियां फैसले ले सके, पर उस टाइम में ये फैसले लेने बड़े गलत होया करते समाज के बीच में। बड़ी जदोजहद के बाद एक बेटे ने जन्म लिया, साहिल शोकंद ने, और उस दौरान भी जन्म और मृत्यु के बीच में झूलती रही मैं 1.5 साल, क्योंकि उम्र छोटी थी, उसके कारण बड़ी डिफिकल्ट स्थितियां थी। और सिजेरियन से मतलब लास्ट टाइम उस टाइम ऑपरेशन किसी किसी के होया करते, ऐसा के हो गया भी ऑपरेशन के साथ बच्चा हुआ। फिर वो स्ट्रगल देखा, परिवार ने मतलब एक सिस्टम बना लिया सिवाय मेरे जीवन साथी के कि इसको कैसे निकाला जावा। पर मन ने कभी हार नहीं मानी, हमेशा एक बात कहा कर दे कि ये कटोरी लेकर मांगना आवेगी। मन ने एक बात कही थी, मैं उस परिवार तय हूँ कि अपना घर लाल मिर्च खा लूंगी, कटोरी लेकर किसी के भरना जाऊं को नहीं। भूख काटी, सारी चीजें काटी, पर धीरे धीरे डिग्री भी होगी, प्रैक्टिस भी करने लगी गांव में, और बहुत से काम करे। उसके साथ साथ मेरा एक खुद का दिमाग था, मैं शुरू से ही महिलाओं के टच में रही हूँ, और महिलाओं का जो दुख दर्द है वो मेरे से, मैं ये कहूँ कि मेरे पे गुजरा ना, और महिलाओं का भी मैं दुख दर्द देखा करती। तो छोटे छोटे जो सामाजिक काम है, स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं का सहयोग करना, कहीं बाहर मतलब जितना भी मेरे से सहयोग होता था, मेरे साथ की जो महिलाएं थी 10-20 महिलाओं का शुरू से ही मेरा सप्पाखेड़ी के अंदर एक सिस्टम था, उनके साथ मैं मिलकर ने ये स्ट्रगल शुरू कराया। उसके बाद मैं कुछ टाइम के बाद, बेटे के जन्म के बाद, मैं पंचायत मेंबर बन गई। वो पहला ऐसा वाक्य था कि लोगों के दिमाग में ये आया, क्योंकि जो गांव की थियाई थी उसके अंदर महिला नहीं जाया करती सप्पाखेड़ी में। वहां मीटिंग थी, मैं चली गई, मेरा वहां पूरा विरोध कराया गया, भाई क्या कह रहे हैं थियाई में महिला क्यों चढ़ गई। तो मैंने उस दिन कहा, भाई मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ती हूँ, और महिला जब मैं पंचायत मेंबर हूं तो यहाँ ना मेरा पति आओगा ना मेरा ससुर आवेगा, यू मेरा फैसला है, पंचायत मेंबर मैं हूँ, और जो सही गलत होगा वो मैं करूंगी। तो वहां मतलब 5 साल फिर विरोध का सामना करना पड़ा, भाई ये तो सारे फैसले खुद ले हुए है, या तो परिवार तो ऊपर है। जबकि उन लोगों ने ये देखना चाहिए कि परिवार से ऊपर क्यों हूं मैं, पंचायत मेंबर मैं हूं, फैसले मेरे हैं, कल ना कोई गलत फैसला हो जाए। तो मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहूंगी कि उस टाइम 2004-05 में जब मैं पंचायत मेंबर थी, वहां महिलाओं को जगह नहीं होती थी पंचायत के अंदर, पर मैंने वहां भी स्ट्रगल कराया। उसके बाद फिर मैं ब्लॉक समिति मेंबर बन गई, वही दिक्कत फिर वहां आई। और यहाँ तक कि सप्पाखेड़ी के जिन लोगों का कब्जा था, जिनको हम बिंडे कहते हैं, उन लोगों की आंख खटकन लग गई मैं, क्योंकि मेरे फैसले अड़ीग होया करते, सही को सही और गलत को गलत। उनको ये लगा करता कहीं ना कहीं या कहीं नुकसान ना कर दे। कई लोगों ने तो एक बात कहना शुरू कर दिया था सप्पाखेड़ी में कि ये तो गांव ने बेचेगी। अरे मैं कई बार मजाक में कह दिया करूँ, वहां गांव को नहीं बेच दी तो उचाना बेच लू, ये एक मजाक तक सीमित है। वो लोग तो मतलब टोंट खींचा करते, पर वो टोंट नहीं था, वो भगवान ने फिर साबित कराया वक्त का गिला। ब्लॉक समिति मेंबर बन गई जी, मेरे ऊपर दबाव बनाया गया कि आपको कांग्रेस और वीरेंद्र को देना है वोट। मैंने फैसला लिया, मेरा परिवार तो पूछा क्या करना है, बोला जो आपका फैसला होगा वो हमारा फैसला होगा। क्योंकि जो मेरा जीवन साथी था कृष्ण कुमार, मेरे फैसलों में कभी उसने पाँव नहीं अड़ाने का काम कराया। अगर भाई मान लो यू गलत है सही है, उनकी एक ही बात थी, चाहे आप अंबर के तारे तोड़ लो पर गलत कहीं साबित ना हो जियो कि कल ना हमारा परिवार ने नीचा देखना पड़ जाए। मैंने उस दिन पल्ला गांठ मारी थी जी, धरती पे कुछ भी हो जाए इधर तो उधर, मेरी वजह से मेरे दोनों परिवार, यानी जिस परिवार की मैं बेटी और जिस परिवार की बहू, कभी भी उनके मान सम्मान पे मैं आंच नहीं आने दूंगी। एक दायरे के अंदर रह के ना उस आसमान को छूने की कोशिश कर रही हूं मैं, जिसको छूने का हर महिला का सपना होता है। और जो दुख दर्द मैंने सहन किया बचपन में, अब मेरे पापा 2 नौकरी करते थे, सारी जो जमीन है जायदाद है जो पैसा वो मम्मी लेके चली गई, यानी जो दूसरी मौसी है। हमें क्या मिला, ना उसने परवरिश करी, ना हमारे साथ उसका कोई ताल्लुकात रहा, वो सारा सौदा लेकर चली गई। हम तीनों बहन भाई सड़क पर खड़े रहे।
चलता रहा। वक्त के साथ वक्त बदला और बहुत कुछ चेंज होया। बेटे के साथ ये लगा मन भी कि मैंने जीने की एक वजह मिल गई। मतलब बेटे के साथ मैं अपनी जिंदगी को जो पिछले जो दुख थे वो कहीं ना कहीं मैं भूल गया। बेटे के अंदर ही अपनी सारी खुशियां मैंने स्वीकार कर ली। बेटा होने के बाद भी लगातार मेरी पढ़ाई जारी रही, जबकि गांव के अंत में कहा अगर ये तो एड़े दिखे जावे, क्योंकि कमाना भी था और पढ़ाई भी जरूरी थी। मेरी पढ़ाई के साथ साथ वो सोर्स, वो पैसा भी, इनकम भी चाहिए थी कि बेटे को एक सुंदर भविष्य दे इसको मैं। तो बेटे को भी सुंदर भविष्य देने के लिए साथ साथ मैंने काम करा। साहब का छोटा मोटा काम था, ज्यादा बड़ा हमारा कोई वो नहीं था, क्योंकि ये भी मध्य वर्ग था खेती बाड़ी थी, गाड़ियां थी, बड़ी ट्रंक थे और थी। तो ये 6 भाई है, ठीक ठाक माहौल था। पर ये होता ही हर घर में जो हर एक बहू के साथ होता, वो चीजें मैंने भी ट्रीट करी या फेस होना पड़ा। उन चीजों से मैं निकल के आज बेटा एक बढ़िया बिजनेसमैन है, चंडीगढ़ में सेटल है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। और आज 2-3 फील्ड में एक साथ काम कर रहे हैं। मैंने मेरे बेटे को एक ही चीज दी थी कि कभी भी जिंदगी में नौकरी के बारे में मत सोचना, क्योंकि नौकरी से नौकर पैदा होते हैं, अपनी जिंदगी नहीं पैदा होती। और बेटे ने उसके ऊपर काम करा। आज मतलब मॉडलिंग करता है और कई तरह के सोशल भी काम करता है। और ये कह सकती हूँ कि मेरा यदि मैं रूप कहीं देखती हूँ तो बेटे के अंदर देखती हूँ दोबारा से। मेरी जो कहीं ना कहीं जो एक्टिविटी जो बचपन में अधूरी रह गई थी वो बेटे के अंदर है। और बेटा आज एक सफल बिजनेसमैन है साहब। और हम अच्छी तरह मतलब आज जब एक सिस्टम कहीं ना कहीं जाके रुक जाए, मैं सरकारी जॉब भी करती थी, प्रैक्टिस भी करती थी। वक्त के साथ एक सिस्टम आया जाट आंदोलन। जाट आंदोलन में मैं भी घूंघट निकाल के आम महिलाओं की तरह पीछे जाकर बैठती और वापिस आ जाती, क्योंकि उस टाइम तक मेरे पे पारिवारिक जिम्मेवारियां थी। परिवार सेट नहीं था, बेटा छोटा था। और जो और भी बहुत सी जिम्मेवारियां होती है, क्योंकि जैसे 3 ननद थी, रोर थी, आपने भी पता, घर में बुजुर्ग भी होते हैं, तो हर तरह की समस्याएं होती है। यदि मैं बाहर चाहे प्रधानमंत्री हूँ, घर के अंदर मैं घर की बहू हूँ, और जो घर की बहू के काम है वो करने पड़ेंगे। और यदि हम नहीं करेंगे तो परिवार कहीं ना कहीं खिलाफ हो जाएगा। तो एक सफल बेटी, एक सफल बहू होने के बाद ही मैं बाहर जाकर सफल एक, ये कह सकते हैं बिजनेसमैन या एक नौकरी पेशा या एक सामाजिक कार्यकर्ता बनता है इंसान। क्योंकि यदि आपके घर में आप कुछ कमी कर रहे हो, कल ना कोई बात आओगी तो वो चीज उठ के आवेगी फिर समाज के बीच में। मैंने देखा, तो मैंने कहीं ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा समाज के अंदर कि 2 लोग बैठ के ये कह दे कि इसने यहाँ बहू का फर्ज नहीं निभाया, यहाँ बेटी का नहीं निभाया, या यहाँ ये गलत खड़ी थी, ये गलत बैठी थी। इस चीज का मैंने पूरा ध्यान रखा। और हालात ये आए कि उसके बाद फिर किसान आंदोलन आ गया। उससे पहले मैं एक हादसा गुजर गया मेरे साथ। मेरा एक भाई था जो मैंने कहा 6 दिन का था, वो भाई गुजर गया मेरा, राकेश। और उस टाइम मैं बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब थी, 1.5-2 महीने से बिस्तर पे थी और किसी चीज में दिल नहीं था, क्योंकि जिस भाई को बेटे की तरह पाला पड़ोसिया, शादी करी, सारी चीज करी, और वो इस दुनिया से चला जावे, तो वो एक बहुत बड़ा झटका था। जो पिछले झटके थे उनको भूल चुकी थी मैं, कहीं ना कहीं उस बेटे की दुनिया में, अपनी दुनिया में कहीं ना कहीं मशगूल थी। वो जो दर्द था, वो दर्द दिन रात मेरे को बेचैन करता था। मेरे साथ एक मेरी सहेली थी, उसने कहा सिक्किम ऐसे ऐसे है। वैसे तो मैं इनेलो में थी पहले, एक राजनीतिक सिस्टम में भूल गया आपको बताना। पहले मैं इनेलो में रही, मैं नहीं रही, मेरा परिवार रहा, मेरी ससुराल रही, जहां इनको, जिन्होंने यहाँ मुझे जहां खड़ा कराया मैं खड़ी हुई, क्योंकि पंचायत मेंबर पे मेरे पे ठप्पा था कि ये इनेलो की मेंबर है। फिर ब्लॉक समिति मेंबर बनी, जब भी मेरे पे ठप्पा था कि ये इनेलो की ब्लॉक समिति मेंबर है। और ब्लॉक समिति मेंबर के बाद मेरा ये था कि मैं जिला पार्षद लड़ूं, पर रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद परिस्थितियां ये हुई कि मेरा भाई गुजर गया और फिर किसान आंदोलन शुरू हो गया। जेजेपी में मैंने पूरा, मतलब ये कह सकते हैं कि मेहनत करी। इनेलो की भी पदाधिकारी रही और जेजेपी की भी मैं हल्का अध्यक्ष थी। दुष्यंत को जिताने में मेरा अहम रोल है, क्योंकि 10-10 20-20 महिलाओं को साथ लेकर सारा दिन दिन रात मेहनत करना, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया पे पड़े, आज भी कोई मतलब इसमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। और इस पार्टी ने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया, पर वो खटपट कहाँ हो या कहना, क्योंकि दुष्यंत चले गए बीजेपी में और किसान आंदोलन शुरू हो गया और वहां लाठीचार्ज और मतलब जो चीजें हमने ये सोची थी कि इसके अंदर देवीलाल देखा हम दुष्यंत चौटाला में, वो मैंने कहीं नजर नहीं आया। तो मैंने बात की भाई मैं आपके साथ नहीं रह सकती। उन्होंने कहा भाई मुश्किल से तो 20 साल में सरकार आई, कुछ ना कुछ कर लोगे, कुछ कमा लोगे, जो आज तक नुकसान होया उसका फायदा कर लोगे। तो मैंने एक ही चीज देखी, अपने जमीर में बैठ कर परिवार से बातचीत करी, भाई मेरे बस की बात नहीं, समाज मेरा मरण लग रहा है,
और मैं दुष्यंत के गेला मतलब चंडीगढ़ में बैठ के छोले भटूरे नहीं खा सकती, तो मैंने इस्तीफा दे दिया जी 2020 में। और उसके बाद पूरी तरह एक नियम ले लिया भी किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं, और ना किसी राजनेताओं से कोई संबंध। राजनेताओं से पहले भी मेरा कोई लंबा चौड़ा सा सिस्टम नहीं था। मैं इनेलो में थी, इनेलो के बाद जैसे ही वो 2 फाड़ हुई तो मैं जेजेपी में आ गई। उसके बाद लगातार किसान आंदोलन में जितना मेरे पे बन पड़ा मैंने वो कराया। खटखट टोल के ऊपर से मेरी भूमिका शुरू हो गई थी। खटखट टोल पे कोई महिला नहीं थी, मैं फर्स्ट महिला थी जिसने जाकर उड़ालक जगाई थी कि भाई हमने अपने जमीन और जमीर को, रोटी और बेटी को बचाना। धीरे धीरे गांव में माइक लेकर जाना, 3 व्हीलर में संघर्ष करना, महिलाओं को निकाल के आना, और 13 महीने लगातार खटखट टोल के ऊपर मैंने संघर्ष कराया। इस दौरान एक समस्या हो रही मेरे साथ, 7-8 महीने बागडोर मेरे हाथ में थी खटखट टोल की। महिलाओं का मामला में कह दो या किसी में, जैसे नई नई महिलाओं को लेकर आई, उनको माइक दिया, बोलना सिखाया, उनके एक दिमाग में बैठ गई। वहां पैसा बहुत ज्यादा था खटखट टोल पे, और उन लोगों का नू लग गया करता कि पैनी निगाह सिक्कम की है कहीं ना कहीं, तो उसका जहां मिस यूज होया करता मैं टोक दिया करती। उन लोगों का ये लग गया करता कि नीता बनने लग गई, तो उनकी उस खुंदक में उन महिलाओं का एक झुंड बना दिया मेरे खिलाफ। और हालात ये पैदा कर दिए कि 10-5 तो मलंग थे और 10-5 महिला थी और 2-4 बुजुर्ग भी थे। उनकी इकट्ठा करके ऐसा सिस्टम बना दिया कि हमने वो खटखट टोल छोड़ना पड़ा। रामू चाण तहसील में आकर बैठी है, यहाँ संघर्ष करना शुरू कर दिया हमने गुलाबी सुंडी के बारे में। और लगातार फिर और भी प्रोग्राम चलते रहे, जैसे सूरजमल संगठन है उसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जाट जो संगठन है उसकी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। लगातार बहुत सी ऐसी चीजें आई, बहुत से संगठनों से मैं मिली। गुरनाम चडूनी की मैं जिला अध्यक्ष रही शुरू से, पर एक अलाहती से आए, उन्होंने लग गया कि भाई कदा इससे ज्यादा कोई काम और कर दो, वो भी। उसके बाद मैंने कोई संगठन ज्वाइन नहीं किया, किसान संगठन। आज के टाइम मेरे जितने भी किसान संगठन है वो सारे मेरे हैं। जहां किसी की मतलब ये कह सका कि किसी गरीब की यदि आवाज आवे तो मैं वहीं खड़ी हूँ। संगठनों के अंदर पूरा मान सम्मान मिला है। जो मेरी बात है मैं सच के साथ कहना साबित मतलब कहना सही मानती हूँ, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे खाप हो, चाहे कुछ भी हो। मैं ये मानती हूँ कि मैंने अपनी जगह बनाई है। वहां मेरे को स्ट्रगल बड़ा करना पड़ा। कारण क्या है कि एक महिला को स्वीकार नहीं करते जी, साथ वाले भी नहीं स्वीकार करते। खाप वाले को ये लगता है कि ये सच बोलती है, कहीं कोई बयान निशा ना दे दे कि कल ना आपने दिक्कत हो जाए। किसान संगठन के लोग भी ये सोचा है कि कहीं ना कहीं मैं, आप लोगों ने पता राजनीति का है, राजनीतिक का कई तरह के बवंडर। तो मैंने एक ही बात कहा कि 75 साल पहले जहाँ किसान मजदूर खड़ा था आज भी ओढ़े खड़े। कारण क्या है, या तो किसान नेता गलत है या आपकी नीतियां गलत है, तो इनको बदलो। जहां तहां मतलब आज तक अब मैं किसान पे, मजदूर पे, महिलाओं पे काम कर रही हूँ लगातार। मैंने कोशिश करी थी कि राजनीतिक करियर भी शुरू कराया जाए, और मैंने फॉर्म भी भरा था माल्या का यहाँ से। पर यहाँ जो परिस्थितियां थी कि थापी तो मार रखी थी हुड्डा साहब ने और पीछे दे दिए बीजेपी वाले ने। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ की वजह से वो बैठे नहीं, पर मैंने ये पता था जे यार उचाण में बीजेपी जीतता है तो उसका सारा जो क्रेडिट है नहीं वो मेरे से दिया जावे। तो मैंने फार्म निकलवा लिया अपने सिस्टम को देखते हुए, ताकि आने वाले भविष्य में जब मेरी कहानी लिखा जावे उस कहानी के अंदर ये ना लिखा जावे कि सिक्किम ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बीजेपी को जिता दिया। उस दिन मैंने अपना फार्म निकलवा लिया और आगे मैंने अब एक रणनीति तैयार की है। हम भारतीय किसान मजदूर मोर्चा हमने बना रखा है और रजिस्टर्ड होने लग रहा है पार्टी के रूप में भी और किसानों के संगठन के रूप में भी। जब किसानों को जरूरत होगी सड़क के ऊपर लड़ने के लिए तो हम उस संगठन के तहत लड़ेंगे, और यदि पार्टी की जरूरत होगी तो पार्टी को भी हम पार्टी के रूप में ही खड़े करना चाह रहे हैं। और उसके अंदर ये होगा कि भाई 90 तो हम नहीं कह सकते, 30-40 जो हल्के हमारे लगातार संपर्क में है, वहां के जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, महिला है, पुरुष है, 4-4, 5-5 कैंडिडेट हम पहले ही तैयार करांगे। भाई महिला है तो यू लड़ेगा, SC-BC में आवे तो यू लड़ेगा, जर्नल में आवे तो यू लड़ेगा, और निजी स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा। और उसके ऊपर हम लगातार काम करने लग रहे हैं। और हमारा एक मिशन है कि जब तक संसद और विधानसभा के अंदर दोबारा से सर छोटू राम, चरण सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा करांगे तो हमारी स्थिति नहीं सुधर सकती। क्योंकि सड़का पर तो लड़का देख लिया, केस बांटा रहे हैं, ऐसा काम हो रहा आया हफ्ता एक पेशी लाग गया, इतने केस लागे हैं किसान आंदोलन के दौरान जो आपने मैं बता नहीं सकती। चोट हमने लगी थी, खेदड़ चोट लगी थी, आज तक मैं उससे जूझने लग रही हूँ। लंबा मैं चल सकती नहीं, ज्यादा देर मैं बैठ सकती नहीं, ट्रीटमेंट पे लगातार मतलब धन भी और समय दोनों बर्बाद होने लग रहे हैं। और यो समाज वो है जो चलदा हो नहीं, कोई घोड़ा दौड़दा हो तो उसका पाछा खड़ा हो जाए, बैठ जाए तो उसका पाछा को नहीं। और खासकर महिला,
महिला को तो जो साथ के साथी है ना, जब उनकी बराबरी नहीं होती नहीं, तो मैंने तो एक आदमी तो ऐसा देखा मेरी जिंदगी में, उसके दिमाग में यह थी तेरा झंडा ठावेगी, पर उसने नू को नहीं बेरा था इस जो मेरे अंदर है भाई, मेरे फैसले, मेरा घर परिवार और मैं लेऊंगी। हम किसी का झंडा क्यों उठावेंगे भाई? हम जब किसी पार्टी का झंडा नहीं ठाते, किसी एक अन्य आदमी का थोड़ा झंडा उठावेंगे। तो कई बार ऐसा लगा कि वो लोग जब मेरी बराबरी नहीं कर पाए नहीं, तो करेक्टर तक पहुंच गए। तो मैं इस समाज को बताना चाहती हूँ भाई, बाकी तो मैंने पता नहीं कि मैं होगा कि नहीं मेरी जिंदगी में, करेक्टर और पैसा मेरे को खरीद नहीं सकते। क्योंकि मेरी दादी एक बात कहा करती, मेरे पापा एक बात कहा करते कि आपको एक नाम यूनिक दिया, इसको आपने मतलब चितार्थ करना है। मैं उस नाम को चितार्थ करने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। मेरा एक गोल है, उस गोल के अंदर मैं किसी को पूछने नहीं देती। मेरे लिए मेरा आत्म सम्मान इतना बड़ा है कि दुनिया की कोई दौलत मेरे को खरीद नहीं सकती। हाँ, यह एक अलग बात है कि कभी ना कभी तिरंगे के साथ मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही सपना है, या तो तिरंगे के साथ इस उचाना हरियाणा की व्यवस्था को बदल दूं। मैं भगत सिंह को पढ़ती हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ती हूँ, और ज्योतिबाई फुल्ले को भी मैं कई बार पढ़ती हूँ। तो मुझे ये पता है कि कहाँ कमजोरी है और कहाँ से हमें क्या बदलाव की जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि हर गरीब आदमी तक जो चीजें ऊपर से शुरू होती है वो धरातल से शुरू हो। हर एक इंसान को जो मूलभूत सुविधाएं है भाई, शिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इन चीजों के ऊपर काम करें और हम नीचे से काम करना शुरू करें। ये हमारा मकसद है और मैं लगातार इसके ऊपर काम कर रही हूँ। कई बार इस दौरान ऐसे भी हालात आए कि खरीदने की कोशिश करी, मारने तक की कोशिश करी, मेरा एक्सीडेंट भी करवा दिया गया था एक बार। यहां तक धमकी दे दी थी कि भाई या तो आप रुक जाओ, नहीं तो आपका बेटा फलाना जिम में जावा है, फलाना ये करा, दिखड़ा करा, नू कर देंगे, नू कर देंगे। सारी व्यवस्थाओं से मैं मतलब पेश हो चुकी हूँ और अब मेरे को कोई डर नहीं है। मेरा एक ही सपना है, या तो तिरंगे के साथ इस देश के सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन कर दूंगी, या फिर एक दिन तिरंगा के अंदर लिपट के इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो हमने कभी समाज से 1 रुपया लेने की कोशिश नहीं करी और मैं आगे भी ये चाहूंगी कि समाज से मैं कुछ ना ले जहां तक सिस्टम हो। हाँ, किसी मोड़ पे यदि राजनीतिक लेवल पे मुझे सहायता की जरूरत पड़ी तो मैं समाज से जरूर कहूंगी, क्योंकि वो एक मजबूरी है, एक लंबा चौड़ा एक प्लेटफॉर्म है और उसको मैं घर से नहीं चला सकती। तो वहां हो सकता है कि देवीलाल की तरह मैं कहूं कि एक नोट और एक वोट मेरे को दे दो। बाकी समाज ने जो सहयोग आज तक मुझे दिया है, आम जनता ने मेरे को इतना सहयोग दिया, इतना प्यार दिया है कि राजस्थान तक की, यूपी तक की और यहाँ तक की उत्तर जो हिमाचल तरफ, मतलब एक नाम फेम दिया है। लोग मतलब ये देखना पसंद करते हैं कि सिक्किम है कैसी, और लोगों के अंदर जो प्यार और जो आशीर्वाद मैंने देखा, मैं इसके हमेशा आभारी रहूंगी। हो सकता है इस जीवन में मैं उनका कभी भी कर्ज ना उतार सकूं, जो आम जनता है, पर जो साथ के साथी है उन लोगों ने लगातार टांग खिंचाई जो शुरू कर रखी है, उसके लिए उनका धन्यवाद। आप टांग खींचते रहिए, हो सकता है मालिक मेरा हाथ पकड़ के कभी ना कभी मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा दे, और मैं जो कुछ अधूरे सपने मेरे थे, जैसे मेरा आईपीएस बनने का सपना था जो अधूरा रह गया, उस मैं आईपीएस तो नहीं बन सकती क्योंकि टाइम जा लिया, उम्र हो ली, पर आईपीएस हमारे परिवारों से पैदा हो जाए ऐसी व्यवस्था में जरूर करके जाना चाहती हूँ। और मेरा कोई मकसद नहीं है भाई किसी लोगों को ये लगे कि ये राजनीति में आएगा एमएलए एमपी बनना चाहे ना, एमपी एमएलए मेरा कोई वजूद नहीं है, ना मेरी कोई समझ है। कोई जरूरी नहीं मुख्य प्रधानमंत्री बनया जावे, अमित शाह भी बनया जा सके। मैं हर पल सीखती हूँ समाज से, दुनिया से, या वक्त जो मेरे को सिखाता है। मैं आज भी एक ही बात कहती हूँ, यदि ऐसी व्यवस्था परिवर्तन के अंदर ये चीज आई कि सिक्किम इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो मैं वादा करती हूँ समाज के सामने मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी और लोगों को लड़ा दूंगी, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करना है। सत्ता के अंदर जाके सत्ता का सुख नहीं भोगना, क्योंकि यदि सत्ता का सुख भोगना था, तब मेरे पास बहुत से ऐसे मौके आए जहां मैं सत्ता का सुख भोग सकूं थी। दुष्यंत चौटाला वाला मामला, ऑन द स्पॉट सरकार कोई नहीं छोड़ता, 20 साल के संघर्ष के बाद आई थी वो सरकार। फिर मौके आए मेरे जमीर को खरीदने के, बहुत बार करोड़ों की कीमत लगी, पर मैंने कभी अपना जमीर नहीं बेचा और ना मैं आने वाला टाइम में बेचूंगी। इन बातों पे यदि ये समाज विश्वास करे तो भी बढ़िया है, यदि ना करे तो भी बढ़िया है, क्योंकि मैंने तो संघर्ष अपनी जिंदगी में लिख दिया है। बाकी की जो मेरी जिंदगी है, मैं मेरे परिवार से एक ही बात कहती हूँ, मेरी जो बाकी की जिंदगी है इस समाज के नाम, इस भारत माता के नाम मैंने लिख दी है। कुछ बदल पाऊं तो ठीक है, नहीं बदल पाऊं तो कम से कम मैं एक बीज जरूर बोकर जाऊं इस बदलाव का, ताकि आने वाली कोई और सिक्किम उससे आगे का संघर्ष करे। जैसे भगत सिंह ने फांसी खाई थी, उससे आगे का संघर्ष आज हम करने लग रहे हैं आर्थिक आंदोलन के रूप में। उसने पहले भी कहा था कि एक आर्थिक आजादी की लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, जो हम लड़ने लग रहे हैं। उसका जो यह लड़ाई हम शुरू करा, कोई अगली जो हमारी आने वाली पीढ़ी वो लड़े। तो मेरा तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि
पहली बात तो ये है कि 100 में से 100 में कभी गलती करूंगी नहीं किसी तरह की। और यदि कहीं किसी मोड़ पे आपने नु लगा किसी ने गलती करी है तो कान पकड़ के मेरे को सही रास्ता आप दिखा सकते हो, मैं उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हूँ। और जब कभी बार मैं बाहर निकलती हूँ तो परिवार के कई बार सदस्य कह देते हैं कब आओगे मम्मी, प्रश्न होता है कई बार मेरी जिंदगी में। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, जा तो रही हूँ, आने का तो मुझे भी नहीं पता। क्योंकि जब बंदा संघर्ष करता है ना, और आपने पता है यहाँ 2 परिवारों का करियर दाव पे है उचाना के अंदर, और उनके बीच में मैं ये मानती हूँ सबसे बड़ी चुनौती मैं, तो पता नहीं किस मोड़ पे क्या होगा, कौन सी गोली कब कब भाग में लिखी हो। क्योंकि जब एक्सीडेंट कराया कि उनकी ये बता दिया तो ये कर सका, तो वो गोली भी मरवा सके। हमारे पास क्या साधन है। मैंने कई बार पुलिस से भी कोशिश करी है, भाई मेरे को लाइसेंस दिया जावे, क्योंकि मेरी जिंदगी भी तो जरूरी है। पर हमारे देश में आपने पता है बलात्कार हो जाए लगातार, श्यामी तो गोली मारी जावे, पर महिलाओं को आजादी नहीं है हथियार रखने की। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर कह चाहूंगी पुलिस प्रशासन ने, यदि कल ने मेरी जिंदगी को कोई भी खतरा होता है तो आप इसके पहले जिम्मेवार होगे। क्योंकि मैंने आपको कई बार एप्लीकेशन दे चुकी हूं मैं कि मुझे सुरक्षा चाहिए और ये मेरी मजबूरी है। और मैं तो ये चाहूँ, मैं ये नहीं चाहती भाई पुलिस वाले मेरे अगल बगल में खड़े हुए, क्योंकि मैं पुलिस से ज्यादा सा अच्छा नहीं मानती मैं पुलिस को। इनकी तो दोस्ती भी माड़ी रही, इनकी तो गहरा दुश्मनी भी माड़ी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को लाइसेंस जरूर मिल जाए गन का, ताकि कहीं ना कहीं तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूं। बाकी यही मेरी जिंदगी की आज तक की कहानी थी, जिसमें सिर्फ एक संघर्ष और एक दुख, 2 ही चीजें हैं। पर मैंने जिंदगी में हमेशा एक ही बात कही है कि मैं खुशी बांटना पसंद करती हूँ, दुख बांटना पसंद नहीं करती। इसमें मेरी जिंदगी में अहम रोल रहा ओम शांति का। वैसे तो मेरा परिवार, जो मेरा पिछला मायका, वहां हम गुरुद्वारा मानते हैं, माथा टेकते हैं, गुरु घर जाते हैं हम। यहाँ जो मेरा परिवार है ये हिंदू पद्धति के अनुसार काम करता है। मान लो माता गुरुद्वारा की बजाय खेड़ा वगैरह। मैंने कभी मेरे परिवार को मायूस नहीं करा, जहां उन्होंने खड़ा करा मैं वहीं खड़ी होगी। उसकी एक वजह रही क्योंकि मेरे परिवार ने मेरे को पूरी आजादी दी है, भी आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से काम करो। तो मैं एक थोड़ी सी उनके मान सम्मान के लिए मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगी, ठीक है भाई जब परिवार राजी है मैं वहीं जा। पर मेरा ज्यादा कर रहा सिस्टम में, मैं पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करती। मैं ओम शांति जाती हूँ और वहां भी सिर्फ ध्यान और योग, ये नहीं है कि मैं रोजे वहां रही जाऊं, नहीं। मेरी जिंदगी का एक मकसद है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, योग ध्यान लगाती हूँ। शारीरिक व्यायाम में कभी नहीं करती, मानसिक व्यायाम करती हूँ। और उसके बाद मुरली सुन के मेरी जीवन की जीवनचर्या या दिनचर्या में शुरू कर देती हूँ। और मेरी जिंदगी का भार मैंने कभी अपने सिर पे या अपने कंधे पर नहीं रखा। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, ए सुप्रीम सोल, मैंने अपनी जिंदगी आपके हवाले कर दी, जो मेरे लिए सही हो। और जिस मकसद के लिए आपने मेरे को धरती पे उतारा है वो मकसद आप मेरे शरीर से या मेरे करैक्टर से आप पूरा करा सकते हैं। और आज तक ये खुशी की बात रही है कि मैंने कभी भी हार का मुंह नहीं देखा। हमेशा जिस फील्ड में कदम रख दिया वो सही है गलत है, वहां से मैं जीत कर निकली हूँ। मेरा हर कदम सही साबित किया है, परमात्मा ने या प्रकृति ने। तो मैं दोबारा से आप लोगों से निवेदन करूंगी कि जहां भी मैं खड़ी हूँ, आप लोगों से निवेदन है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी जिंदगी की जो सैड स्टोरी है मैं समाज के सामने लेके आऊं। पर कई बार लोग फोन करते हैं या मतलब जो मेरा सोशल मीडिया उसके ऊपर पूछते हैं कि आपने ऐसे संघर्ष का जीवन क्यों स्वीकार किया, यहाँ तक कैसे आए। तो मैंने आज अपनी जिंदगी की स्टोरी आप लोगों को बता दी। आगे की जो स्टोरी है पता नहीं मैं बता पाऊंगी, पता नहीं इतिहास में कोई और इंसान बताएगा, वो अभी ये कह सकते हैं कि भविष्य की बात है। और मैं जरूर चाहूंगी कि इस दुनिया के अंदर एक नया इतिहास लिख के जाऊं, सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन करके जाऊं। और हरियाणा की ही नहीं पूरे भारत की राजनीति को इस तरीके से अंदर इस तरीके से तैयार करूं कि हर एक इंसान सुखी हो, उसकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंद साथियों।